श्री आदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोगविद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरूढमिच्छोरधिरोहिणीव ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को जोड़ के अपने आराध्य को नमन बंदन, उनसे सद्बुद्धि की प्रार्थना, ज्ञान की प्रार्थना और हथेलियों का मर्दन पेज पर पूरे हेड और नेक सारे शरीर पे सूक्ष्म का इस ऊर्जा का संचार श्री आदिनाथ भोलेनाथ को नमन करते हुए आज की इस क्रियात्मक योग सेशन में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम अभी तक काफी कुछ अभ्यासों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम मेनली प्रोन पोस्चर्स अर्थात जो पेट केवल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास और स्पाइन पोस्चर्स पे बात करेंगे। अभी तक जो हमने देखा या जो समझा, मेरी स्क्रीन आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। श्री आदिनाथ भोलेनाथ अर्धमत्स्य आसन में बैठे हुए हैं। इनको नमन करते हुए हमने संघ प्रक्षालन क्रिया की चर्चा करी, जल नेति क्रिया देखी और सूत्र नेति की भी चर्चा हुई, कपालभाति की सभी टाइप्स की चर्चा हुई, बहुत ही सटकम क्रियाओं की, कपालभाति के व्युत्क्रम, शीतक्रम आदि, इन सभी के बेनिफिट्स, क्रिया विधि और लिमिटेशंस पे अब तक हमने चर्चा करी। त्राटक को देखा और लास्ट कक्षा में फिर इसके बाद सूर्य नमस्कार के विस्तृत पूरे सभी आसनों का वर्णन और उसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पे चर्चा करी। और इसके बाद जो खड़े होकर किए जाने वाले कुछ पोस्चर्स जो कि अर्ध कटी चक्रासन और पादहस्तासन आदि, ये सब अभ्यास हमने देखे, स्टैंडिंग पोस्चर्स। और फिर उसके बाद लास्ट कक्षा में हमने मेनली शिटिंग पोस्चर्स अर्थात वीरासन से लेकर के जो आगे तक के जो अभ्यास हैं, वीरासन और फिर पश्चिमोत्तानासन, फिर उसके बाद सुप्त वज्रासन के फायदे, क्रिया विधि और इनकी सबकी लिमिटेशंस, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन तथा बद्ध कोणासन या जिसे भद्रासन भी कहते हैं आदि हमने देखा। मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन को दो स्थितियों में हमने देखा जहां जैसा प्रचलन में है। गोमुखासन की चर्चा हुई थी लास्ट कक्षा में। और उसके बाद आज यहाँ से प्रोन पोस्चर्स, प्रोन अर्थात वे अभ्यास जो हम पेट के बल लेट कर करते हैं। ज्यादातर हमने जो स्थितियां क्या रहती हैं अभ्यास करने की, आसन या कोई भी क्रिया या फिर सूक्ष्म क्रियाएं करने की या आसन करने की, मेनली आसन करने की जो स्थितियां रहती हैं वो खड़े होकर किए जाने वाले आसन, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन और फिर कमर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, ये तो वैसी स्थिति के आधार पे यदि देखें तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग और स्ट्रेंथिंग आदि, इन कैटेगराइज में हम इन्हें कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसनों को। तो भुजंगासन जैसा कि हमने इसे हठयोग के ग्रंथ हिरण्य संहिता में अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसकी क्रिया विधि देखें तो सबसे पहले पेट के बल लेटना होता है और पेट के बल लेटने के बाद दो वेरिएशन है इसकी, एक एल्बोज को रखकर और एक एल्बो स्ट्रेट करके। एक एल्बोज को ग्राउंड पे रख के मैट पे रखकर करते हैं, तो जब उससे करते हैं तो मेनली उस जो इफेक्ट पड़ता है वो ज्यादातर यहाँ
अपर बैक पे एल्बो बैंड वाले से ज़्यादा आता है, लेकिन इससे लोअर बैक पे इफ़ेक्ट जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसकी क्रियाविधि सीधी यही है, पेट के बल लेटे, दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखा और इन्हेल करते हुए अपनी चेस्ट और चिन अप करी। आपका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जेनिटल पार्ट, लोअर एब्डोमेन और लेग्स, ये सारा शरीर ग्राउंड से टच रहे और इधर सारा वेट पाम्स पे अप करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ बेंड करने की आवश्यकता होती है। यदि इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बड़े ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस अभ्यास के। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। यहाँ देखें तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से जो पीड़ित हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। पीठ दर्द हुआ, कमर दर्द हुआ, यहाँ लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क यदि इनिशियली हुई है, नहीं तो वैसे उनके लिए इतना हार्ड अभ्यास नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बेनिफिशियल ही होगा यदि जो कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बैक की पूरे के पूरे अभ्यास, लगभग बैक की प्रत्येक वर्टेब्रा पे इफेक्ट आ रहा है। और अपर साइड से देखें, फेशियल मसल्स स्ट्रेच हो रही है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स की वजह से थायराइड को भी बैलेंस करने का काम कर रहा है। चेस्ट रीजन, लंग्स कैविटी है जो थोरेसिक कैविटी, वहाँ लंग्स और हार्ट पूरी तरीके से इफेक्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लंग्स की कैपेसिटी और हार्ट की कार्य क्षमता भी स्वाभाविक अच्छी हो रही है। यहाँ पे देखें तो एब्डोमेन पे प्रेशर भी आ रहा है और एब्डोमेन मसल्स पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्वाभाविक है कि पेट की जो एक्स्ट्रा फैट है उसे भी रिड्यूस करेगा और पेट के ऑर्गन्स को भी हेल्दी बनाएगा। वहाँ पे भी उनके अंदर भी सर्कुलेशन का संचार होगा। यहाँ जेनिटल पार्ट मेनली काफी अच्छे तरीके से प्रेस हो रहे हैं, दब रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो निष्कासन तंत्र और प्रजनन तंत्र को भी बड़े अच्छे खासे तरीके से ये प्रभावित करता है, या उसके लिए बेनिफिशियल है। लैग्स मसल्स पे अच्छा खासा स्ट्रेच आता है, इस वजह से पैरों के लिए भी और इधर हाथों के लिए भी इसका बड़ा अच्छा खासा फायदा देखा जा सकता है। हठ योग में कोई बताएगा कि और क्या एक मेन फायदा बताया है, आप टाइप करना है इसका, जो कि मेनली एग्जाम में पूछ लिया जाता है भुजंगासन का। टाइप करिए, टाइप कर दीजिए, जिस किसी को मैं ना पहले टाइप करिए, देखें किसको पता है। वेरी गुड। जीवन रेखा जी कर रहे हैं और वैशाली जी ने भी किया है, बहुत बढ़िया। ये बात याद रखने की है, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह, सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह, साक्षी जी इससे नहीं, उससे वो तो पश्चिमोत्तान था। बाकी जिसने कुंडलिनी जागरण होगा, कुंडलिनी जागरण वाली बात ग्रंथ में सीधी की सीधी कही गई है, तो आप इस बात को गांठ बांध लें। एक इस आसन के बारे में भी, मत्स्येंद्र आसन के बारे में भी मैं बता दूं, उसके विषय में भी बोला गया है कि इनसे कुंडलिनी जागरण हो जाती है। अब किसने करी, किसकी हुई है ये नहीं मुझे पता, और नहीं हम लोगों को, हम में से किसी की नहीं हुई है, लेकिन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कुंडलिनी जागरण के लिए अच्छा अभ्यास है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा भी गया है और पूछा जाता है, तो आप ये जरूर याद रखें। अब मैं इसके लिमिटेशंस की बात करूं कि सावधानियां क्या क्या रखी जाए, तो सावधानियां देखी जाए तो जिसको भी यहाँ पे मेनली जो हार्निया है, हार्निया, हाइड्रोसील आदि की समस्या है, प्लस उसके साथ साथ जो एब्डोमेन सर्जरी किसी भी प्रकार की हुई है, पेप्टिक अल्सर्स हैं आंतों में, यदि छाले हो रखी, उस सिचुएशन में आप अवॉइड करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज जिससे आप इवन हार्ट के लिए आप खिंचाव दे रहे हैं, ठीक है, हल्का खिंचाव सही है जितना चेस्ट लंग्स में पड़ रहा है। बाकी मेनली जो लिमिटेशंस हैं वो आप हार्निया का देखें, और किसी भी प्रकार की सर्जरी में और प्रेगनेंसी में भी जो शुरू के मंथ्स में इस टाइप की इतनी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, नहीं तो यदि
जो मीन्स जो साइकिल है वो 3 महीने से ज़्यादा हो गया है या फिर करीब 5-6 महीने पे चल रहा है जो समय, तो उस समय भी फिर इसे अवॉइड ही करना होगा, ठीक है? तो इस टाइप से ये भुजंगासन की सावधानियाँ और हमने बेनिफिट और क्रियाविधि देखी। अब अग्रिम अभ्यास आप लोग देखिए, शलभासन। शलभासन की जैसा कि स्थिति आप देख रहे हो, पेट के बल लेटे, दोनों पाम्स को, हथेलियों को अर्थात थाइज़ के नीचे रख लिया। थाइज़ के नीचे हथेलियों को रखने के बाद दोनों पैरों को एक साथ मिला के अब किया गया है। वैसे जो नए अभ्यासी होते हैं या प्रारंभिक अभ्यासी जो होते हैं, उन्हें 1 बाय 1 लेग करके करा देते हैं इस अभ्यास को हम। फिर पूरा पैर नी स्ट्रेट रखते हुए जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से उठाया और सारे प्रेशर को ज़्यादातर अपने लोअर बैक पे यहाँ लेकर के आए। कहें तो स्वादिष्ठान चक्र पर, नेवल और इस पोर्शन पे अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। तो ये रही इसकी क्रियाविधि, बाकी इसके बेनिफिट देखें तो स्पाइन से जुड़ी समस्या, आप स्पाइन की स्थिति को देखिए, आप किस तरीके से एक आर्च क्रिएट हुआ है कि यहाँ से आप सीधा का सीधा एक प्रकार का सीधा आर्च अच्छा खासा बना है। तो स्पाइन की, पीठ दर्द की समस्या, लोअर बैक की समस्या जिनको पेन रहता है आदि, उनमें ये अच्छा अभ्यास होगा, हितकर साबित होगा, ठीक है? उसके साथ-साथ जो ये हिप फैट, जो यहाँ की लोअर फैट बढ़ जाती है, जो हिप रीजन की, थाइज़ की, उसको भी कम करने में हेल्पफुल होगा। पैरों की मसल्स को अच्छा खासा मजबूत बनाएगा, फ्लेक्सिबल भी बनाएगा थाई मसल्स को, लेग्स मसल्स को, ठीक है? और यहाँ जो एब्डोमेन ऑर्गन्स जो प्रेस हो रहे हैं, जो ऑर्गन इंटेस्टाइन्स वगैरह और जो जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, जो प्रेस हो रहे हैं, मेनली यहाँ पे जो लोअर पार्ट के ऑर्गन है, उनमें सभी में ये बेनिफिशियल होगा, उसका एक सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। और पेट के लगभग फिर देखें तो ऊपर भी प्रेशर आता है, लेकिन मेन प्रेशर इस एंगल पे यहाँ आ रहा है, बाकी फिर वक्षस्थल पे भी आ रहा है, जो थोरेसिक कैविटी है, लंग्स एंड हार्ट पे भी प्रेशर तो स्वाभाविक है। जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के जो ऑर्गन्स हैं, इनको सभी को एक सकारात्मक परिणाम देगा ये आसन, ठीक है? अब अवॉइड कहाँ करना है? फिर वही हार्निया की सिचुएशन में अवॉइड कर देना है। हाथों में, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो गए, अवॉइड कर देना है। किसी भी प्रकार की कोई नई सर्जरी हुई है बॉडी में, अवॉइड कर देना है। प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड कर देना है, आदि कुछ ये लिमिटेशंस का ध्यान रखा जाए, ठीक है? अग्रिम अभ्यास है धनुरासन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, धनुरासन। लेकिन कहीं न कहीं ये जो अभ्यास है, ये मैंने कुछ ज़्यादा एडवांस वाला दिखा दिया है। इस टाइप का उतना नहीं दिखाना, आप हल्के वाला ही रखिए। बेनिफिट, मेन बेनिफिट के लिए हल्के वाला पर्याप्त है। लेकिन आप स्थिति देखिए, पेट के बल लेटे, क्रियाविधि समझिए। पेट के बल लेटने के बाद सीधा पैरों को बेंड किया, दाएं हाथ से दायां एंकल, बाएं हाथ से बायां एंकल पकड़ा और धीमे से दोनों हाथों से पैरों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए हाथों से पैरों को ऊपर की तरफ अप किया, जिससे कि इधर से देखो ये पैरों वाला पोर्शन ऊपर उठे ये, और फिर इधर से पूरी चेस्ट एंड चिन ये वाला हिस्सा सारा का सारा ऊपर की तरफ जाए। तो सारा पूरा का पूरा इफेक्ट मणिपुर चक्र पर, नाभि प्रदेश पे आ रहा है। ये इसकी क्रियाविधि रही। पैरों को इस प्रकार रोक करके रखें। अब फायदा देखें इसके, तो बहुत सारे फायदे हैं। जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स होंगे वो स्पाइन के लिए फायदेमंद होंगे, आप ये समझ लीजिए। तो ये स्पाइन के लिए बड़ा अच्छा है। किसी भी वर्टिब्रा में या किसी भी आपके थोरेसिक रीजन में, लंबर रीजन में, या फिर इधर कॉक्सियल या ये सैक्रम रीजन में, जिस भी रीजन में पेन है या किसी भी प्रकार का इशू हो रहा है, उसके लिए धनुरासन अच्छा
साबित होगा। ठीक है, उसके साथ साथ अपर बॉडी साइड से इधर से देखें तो थायराइड के लिए बड़ा अच्छा होगा, लंग्स एंड हार्ट के लिए एक सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। एब्डोमेन ऑर्गन्स, पेट के जुड़े सभी अंग, यहाँ पे आप लीवर देख सकते हो, स्टमक, पैंक्रियाज, अग्न्याशय, यानी डायबिटीज वगैरह में ये अच्छा खासा सिद्ध होगा, इसको एक सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। जेनेटल ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो भी हैं, उनमें भी जो समस्या लेडीजों के लिए पीसीओडी आदि पीसीओएस में भी बड़ा अच्छा, या उसमें उससे छुटकारा पाने के लिए एक हितकर साबित होगा, अच्छा साबित होगा ये अभ्यास। ठीक है, अब वही बात, अवॉइड कहाँ करें? अवॉइड मेनली यदि हार्निया है, हाइड्रोसील है पेट के, फिर वही कुल मिलाकर के जो पिछले अभ्यास की जो लिमिटेशंस थी वही यहाँ पे फॉलो की जाएंगी। ठीक है, हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील होता क्या है कि जो टेस्टिस हैं उनमें मेनली मेल्स में ये दिक्कत होती है, जो टेस्टिस हैं वो टेस्टिस में पानी की मात्रा बढ़ जाती है या पानी उतर आता है, तो जिसकी वजह से वो लार्ज हो जाते हैं टेस्टिस। तो एक्चुअली जब एक तो फिर उसमें पेन भी होता है, तो अचानक जब ये प्रेशर पड़ेगा तो और ज्यादा फिर वो चीज पेन क्रिएट करेगी। तो इस सिचुएशन में हार्निया, हाइड्रोसील आदि में ऐसे अभ्यासों को अवॉइड ही किया जाए। ठीक है, अगला अभ्यास है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। एक प्रकार का अभी जो हमने देखा था भुजंगासन की ही वेरिएशन कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें और इसमें ये डिफरेंट है। उसमें हमारा ये लोअर बॉडी यहाँ से लेकर के और ये सारी बॉडी नीचे की पूरी ग्राउंड से टच थी, ग्राउंडेड थी, लेकिन ये सारा बॉडी वेट पाम्स पे और टो पे है अभी, और पूरा जो फेस को ऊर्ध्वमुख कर रखा है, ऊर्ध्वमुख, अपवार्ड फेसिंग डॉग, अपवार्ड फेसिंग डॉग पोस्चर, इसमें इसे ऊर्ध्वमुख श्वानासन कहा है। अगर इसी को यहाँ से इस बॉडी पोर्शन को नीचे ग्राउंड से लगा दें तो एक प्रकार का फिर भुजंगासन हो जाएगा। तो बेनिफिट देखें तो इसके स्पाइन संबंधी वही सारे बेनिफिट होंगे जो भुजंगासन में या अभी हमने शलभासन में देखे। उसके साथ साथ ये स्ट्रेंथ देने वाला आसन भी है कि आपके देखिए सारा बॉडी वेट को टो पर और हाथों पे ही रखा हुआ है, तो स्ट्रेंथ भी देगा। उसके साथ साथ थायराइड के लिए, लंग्स के लिए, अस्थमा दमा आदि की समस्या में, हार्ट की समस्या में भी बड़ा हितकर सिद्ध होगा। पेट की मसल्स को या जो बेली फैट है उसे भी रिड्यूस करने में अच्छा अभ्यास होगा। थाई फैट, हिप फैट और लेग्स की जो मसल्स हैं या पैरों की जो मांसपेशियां या एंकल जॉइंट, नी जॉइंट आदि हैं, उन पे एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा या उनको एक अच्छी ऊर्जा प्रदान करेगा ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ठीक है, लिमिटेशंस में वही जो पिछली वाली लिमिटेशंस। हाँ जी, इंग्लिश में क्या नाम बताया आपने इसका? इसका ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन। और इंग्लिश में क्या कहते हैं सर इसको? कुछ बोला आपने। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बाद में, नहीं तो क्या कह रहे हैं आप? अपवर्ड फेसिंग डॉग बोलना है सर उनको। हाँ, इससे अपवार्ड फेसिंग डॉग होता है, एक डाउनवार्ड फेसिंग डॉग होता है। तो ऊर्ध्वमुख श्वानासन और अधोमुख श्वानासन, ठीक है, तो इसे अपवार्ड फेसिंग डॉग बोलते हैं इंग्लिश में मेनली, जो बोलते हैं सब। ठीक है, बाकी लिमिटेशंस इसकी वही है कि फिर हार्निया वगैरह नहीं होनी चाहिए, पेप्टिक अल्सर्स नहीं होनी चाहिए, हाँ? और यहाँ पे देखो एंकल सर्जरी या एंकल जॉइंट का इशू ना हो, क्योंकि सारा फैट, और उसके साथ साथ ये जो टेनिस एल्बो ना हो रखी हो बंदे को, रिस्ट जॉइंट का इशू ना हो, शोल्डर जॉइंट का, क्योंकि देखो सारा बॉडी वेट यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, दो जगह पे तो आ रहा है, ज्यादा बॉडी वेट इन हाथों पे आ रहा है,
तो आपके जॉइंट्स, ये तीनों जॉइंट्स, रिस्ट, एल्बो और शोल्डर जॉइंट्स पहले से हेल्दी हों, इनमें किसी प्रकार का इशू ना हो, तो आप इस प्रकार के अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। ठीक है। अगला अभ्यास है मकर आसन। मकर आसन एक विश्रामात्मक आसन है, रिलैक्स करने के लिए बड़ा ही अच्छा अभ्यास है। जैसे शवासन है, शवासन को हम स्पाइन पोस्चर के रूप में करते हैं, कमर के बल लेट करके, तो मकर आसन को पेट के बल लेट करके किया जाता है। कहीं कहीं इसे बालासन भी बोल देते हैं, इसका नाम बालासन भी है। इसमें आप इसकी क्रियाविधि आप देख रहे हैं, क्या है, पेट के बल लेटे हुए, दोनों हाथों का इस प्रकार से पिलो बनाया और फेस को रख लेते हैं इस प्रकार, फोरहेड को कहीं कहीं ऐसे करके नेक को टर्न करके या इस टाइप से भी रखा जाता है। ठीक है, दोनों पैरों को फैला रखा है, दोनों पैरों के जो टोज है वो आउटवर्ड है, ऐसे इनवर्ड नहीं है, न सीधे बाहर की तरफ है। ठीक है, और सारे शरीर को ढीला छोड़ करके आप लेटे हुए हैं। बड़ा ही विश्राम दे, लेटकर या पेट के बल जो लेट कर किए जाने वाले आसन है, उनमें विश्राम करने के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है मकरासन। शरीर को विश्राम देता है, मांसपेशियों को रिलैक्स और मानसिक रिलैक्स भी प्रदान करता है, बंदे को अगले अभ्यास के लिए तैयार करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार के ये इसके बेनिफिट हैं। बाकी सर ये जो आपने मकर आसन बोला है, ये बालासन बोला है, एक रैबिट आसन भी, रैबिट पोज मतलब शशांक आसन भी उसे भी नहीं, इसे बाल शवासन ऐसे बोल देते हैं, इसमें लेग और बेंड कर लेते हैं। अब जो रैबिट पोज है ना, शशांक आसन, उसे शशांक भी बोलते हैं, तो शशांक और बाल आसन एक वो भी बोला जाता है, इसको बाल शवासन भी कह देते हैं। बच्चे मेनली लेट जाते हैं, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई है इसमें, ये मेनली मकरासन कहा जाएगा, पर इसी तरीके से मॉडिफाई थोड़ा हो जाएगा तो वो बाल शवासन कह लिया जाएगा। तो इसे आप मकरासन ही समझिए, मत इसका दूसरा नाम मत समझिए। जैसे जो शशांक आसन है ना, जो आप कह रहे हो, वो शशांक आसन उसे बाल आसन बोल देते हैं, बच्चे लेट जाते हैं उसमें। को बाल आसन कह रही हूँ। हाँ, तो ये अभ्यास, इसकी देखें तो कोई विशेष लिमिटेशंस ऐसी नहीं है। जिनको पेट से जुड़ी समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है एब्डोमेन में, वो भी रिसेंट सर्जरी, तो वो इसे अवॉइड करेंगे, इस प्रकार नहीं लेटेंगे आदि, नहीं तो बाकी कोई इतना विशेष इसकी सावधानी नहीं होगी। अब वो थे हमारे, यहाँ तक था प्रोन पोस्चर्स, अर्थात पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। अभी कमर के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास में हलासन आप लोगों के सामने है। क्रियाविधि देखें हलासन की, तो कमर के बल लेटे, धीमे धीमे पैरों को 60 डिग्री अप किया, फिर 90 डिग्री अप किया, और फिर 90 डिग्री अप करने के बाद दोनों हाथों से स्पाइन को पकड़ा, नीचे लोअर बैक को पकड़ा, और धीमे से दोनों पैरों को सर्वांग की तरह उठाया ऊपर की तरफ, और सर्वांग में जाने के बाद आप ना, इससे पहले एक बार इसे देख लीजिए, मैं बता दूं आपको क्योंकि वो समझना इजी होगा। ये देखिए, ये जो सर्वांग है, ये जो सर्वांग कर रखा है, यहाँ देखिए, इसमें क्या किया है, उसी तरीके से लेटे हुए दोनों हाथों से स्पाइन को पकड़ के पहले सारे शरीर को सीधा करने की कोशिश किया है, और अभी इन्हीं को यहाँ पे ऐसे बैंड कर दिया जाए, पैरों को नी से बैंड करके आगे लाया जाए और टो को सर के पीछे यहाँ मैट पे रख दिया जाए यहाँ, तो यही आसन या यही अभ्यास हलासन कहा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, और हाथों को फिर ग्राउंड पे रख करके फिंगर्स लॉक भी कर लेते हैं, और नॉर्मल फिंगर्स को इस प्रकार भी रखा जाता है। और यहाँ पे जो टो की स्थिति है, कुछ लोग टो ऐसे भी रखते हैं और कुछ लोग टो को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं बाहर की तरफ। तो ऐसी कोई कंफ्यूजन का विषय नहीं है कि नहीं जी ऐसे ही होने चाहिए या फिर हाथों को ऐसे ही रखना चाहिए। मेनली जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ से इस प्रकार से ये
आपका बॉडी जो पोर्शन है या बॉडी की जो बैंडिंग है वो इस तरीके से होनी चाहिए। ये इसकी क्रिया विधि। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो देखिए, थायराइड के लिए अच्छा खासा लाभदायक अभ्यास है। पेट की मसल्स को या ये कहें बेली फैट जो बढ़ रखा है उसको रिड्यूस करने के लिए अच्छा खासा अभ्यास हितकर सिद्ध होगा। उसके साथ साथ स्पाइन के लिए आपकी स्पाइन को अच्छी खासी बेंडिंग प्रदान करेगा, लचीला बनाएगा। वो पैरों की मांसपेशियों को बड़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। आंखों के लिए और सिर के बालों के लिए बड़ा अच्छा खासा सकारात्मक लाभ देगा। ये कुछ और हाथों की यहाँ शोल्डर जॉइंट्स आदि के लिए भी और हाथों की मसल्स को भी पूरा स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। लंग्स आदि की जो समस्या हल्के फुल्के कुछ यहाँ की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वक्षस्थल में भी सकारात्मक फायदा देगा। ये कुछ इसके वो हैं बेनिफिट। लिमिटेशंस देखें तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जिसको इश्यू है, नेक पेन रहता है, वो इसे पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। जिसको बैक पेन रहता है, जिसको ज्यादा बैक पेन है, वो बैक पेन या स्लिप डिस्क की अवस्था है जिसको हो रखी है, वो इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है। और हाई बीपी की स्थिति में भी यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो उतना जाएंगे, नहीं तो हल्का पैरों को बैंड करके वापस आ जाना है। वो उनकी स्थिति के ऊपर है, नहीं तो वैसे वो एक्चुअली होता क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन फेस की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हाई बीपी वाले इसे अवॉइड ही करेंगे। इसको सियाटिका वाले कर सकते हैं? सियाटिका वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सियाटिका की ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इस टाइप से ये हमने इसके बेनिफिट और लिमिटेशन समझे। हलासन के अग्रिम अभ्यास आप लोग देखिए। जिस चीज की जो जो जिज्ञासा हो ना, वो आप लोग राइट डाउन करते जाइए, मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगा। अगला है चक्रासन। चक्रासन जैसा कि आप लगा हुआ देख रहे हैं, लेकिन व्यवहार में एक लेटकर किए जाने वाला चक्रासन और एक खड़े होकर ही किए जाने वाला चक्रासन। तो मेनली यहाँ पे जो हमारा जो चिकित्सा के लिए जो यूज किया जाता है वो लेट कर ही किए जाने वाले चक्रासन को यूज करते हैं। नहीं तो मोस्टली चक्रासन बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि सबसे ये चीज हो नहीं पाता है और खतरा भी इसमें ज्यादा बना रहता है कि यदि किसी ने जबरदस्ती उठा भी दिया या बाय द वे कोई गिर गया, अचानक नहीं बैलेंस कर पाया, तो नेक में या स्पाइन में एक अच्छी खासी इंजरी हो सकती है, एक गंभीर इंजरी हो सकती है। तो इस वजह से इस आसन को थेरेपी बेस्ड कम ही यूज किया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें समझ लेते हैं। क्रिया विधि पे कमर के बल लेटे, धीमे धीमे दोनों हाथों को इस प्रकार फिंगर्स को शोल्डर्स के नीचे करते हुए नीचे किया और सेतु बंद आसन की तरह हिप अप किया, दोनों पैरों को सीधा करके और हिप अप किया। और हिप अप करने के बाद हाथों को ऊपर उठाना है जिससे कि हमारे हाथ सीधे हो जाएं और बॉडी वेट सीधा पाम्स और हील्स पर या टोज पर आ जाए। सारा बॉडी वेट हवा में, बॉडी हवा में और वेट सारा पाम्स पर और यहाँ। इस प्रकार की स्थिति को चक्रासन कहते हैं। इसका बेनिफिट स्पाइन के लिए बड़ा सकारात्मक फलदायक है ये। उसके साथ साथ यहाँ देखें तो थायराइड के लिए भी अच्छा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से जुड़ी जो बीमारियां हैं या जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने में एक सकारात्मक परिणाम देता है। हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में, जो भी हार्ट ब्लॉकेज है या फिर हार्ट समस्याएं जो हैं, उसमें एक सकारात्मक परिणाम देगा। पेट के फैट को कम करेगा। ठीक है। और पेट के आंतरिक ऑर्गन्स पे भी एक अच्छा खासा खिंचाव आ रहा है। यहाँ पे
काफी प्रभावित हो रहा है ये आंतरिक ऑर्गन्स। सो स्वाभाविक है कि जो लीवर, पैंक्रियास, स्टमक आदि भी इससे एक सकारात्मक फल प्राप्त करेंगे। थाई मसल्स पे पूरा इफेक्ट एक स्ट्रेच है, तो जो थाई मसल्स मजबूत होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी, और वहाँ जो पैरों की और थाइस की जो भी एक्स्ट्रा फैट है, बेवजह इतनी मोटे मोटे खंभे की तरह हो रखी है, वो भी दूर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये चक्रासन के बेनिफिट। लिमिटेशंस देखें तो हार्निया की समस्या में अवॉइड कर देना है, इसे नहीं करना। उसके साथ साथ अगला और देखें तो और इसके लिमिटेशंस हो सकते हैं कि आप पेट की सर्जरी की स्थिति में, और हाँ, बीपी की समस्या में किसी को हाई बीपी है तो भी ये अवॉइड करना होगा। ठीक है, बाकी एंकल और ये रिस्ट जॉइंट का किसी को कोई इशू ना हो, क्योंकि सारा वेट इन जॉइंट्स पे काफी अच्छा खासा आ रहा है और इनका काफी गहरा काम है, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा चक्रासन। अब आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन जैसा कि हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, सर्वांगासन में कमर के बल लेटे हुए हैं, धीमे धीमे दोनों पैरों को उत्तान पाद की तरह पहले 30 डिग्री 60 डिग्री करते हुए 90 डिग्री अप किया, फिर नीचे से पैरों को ऊपर की तरफ पुश करते हुए लोअर स्पाइन को पकड़ा, और पूरे इस बॉडी पोर्शन को टो से लेकर के नीचे शोल्डर तक, टो से लेकर के शोल्डर्स तक एक लाइन में लाने की कोशिश की जाए कि सारा बॉडी वेट पूरा शोल्डर पे आ जाए, और हाथों से स्पाइन को सपोर्ट देके रखना है इस प्रकार। तो ये कुछ स्थिति सर्वांगासन की बनती है। इसके बेनिफिट देखें तो थायराइड के लिए एक अच्छा खासा फलदायक है। बालों की जिन्हें समस्या, हेयर फॉल, हेयर सफेद हो रहे हैं जल्दी आदि, उसमें भी सकारात्मक फल देता है। नेत्र आईसाइट के लिए, फेशियल ग्लो लाने के लिए, आजकल जो क्रीम के ऊपर और जो ब्यूटी पार्लर के ऊपर जो होने वाले खर्चे हैं, उनसे भी उन्हें कम करने के लिए भी बड़ा अच्छा अभ्यास है ये। ठीक है, उसके साथ साथ शोल्डर्स को मजबूती प्रदान करता है, स्पाइन के लिए, लंग्स के लिए, पूरी लेग्स मसल्स आदि सब के लिए एक अच्छा खासा एक ठीक ठाक सकारात्मक परिणाम दे रहा है। लिमिटेशंस में जो हलासन के लिमिटेशंस थे, जिस प्रकार के आपको यदि सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस समय इसे अवॉइड करना होगा। बीपी की समस्या में अवॉइड करना होगा। किसी भी प्रकार का ब्रेन इशू है तो भी इसे अवॉइड करना होगा। ठीक है, शोल्डर का इशू है तो इसे निषेध है ये, तो भी छोड़ना होगा इसे। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। मत्स्यासन जैसा कि आप देख रहे हो, पद्मासन लगाया हुआ है। पद्मासन लगा करके स्पाइन पे लेट गए, पीछे की तरफ कमर के बल लेटे, और लेटने के बाद दोनों हाथों को, जैसे चक्रासन में जाने के वक्त दोनों हाथ इस प्रकार शोल्डर के नीचे लगाए और हाथों पे वेट लेते हुए ये वाला पोर्शन, यानी अपर बैक वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर पुश करने की कोशिश करी, जिससे कि यहाँ थ्रोट की स्थिति इस प्रकार इतनी खिंचाव बन सके और सारा वेट पूरा यहाँ ये हेड पर ये आ सके। ठीक है, ये वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ पुश किया और फिर दोनों हाथों को फ्री करते हुए टो को पकड़ लिया। इस स्थिति में बनने के बाद इसे मत्स्यासन कहा जाएगा। बड़े ही अच्छे सकारात्मक बेनिफिट हैं इसके, आप देख सकते हो। थायराइड के लिए गले पे अच्छा खासा स्ट्रेच, बालों के लिए, हेयर फॉल या हेयर वाइट हो रहे हैं उसके लिए, फेशियल ग्लो के लिए अच्छा खासा इफेक्ट डालेगा। लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, अस्थमा, दमा आदि की समस्या है, श्वसन तंत्र से जुड़ी, और
ब्लड सर्कुलेटरी अर्थात हार्ट से जुड़ी समस्याएं, हार्ट की कोई भी दिक्कतें हैं इस प्रकार की, उसमें एक सकारात्मक फलदायक होगा। पेट के ऑर्गन्स पे भी अच्छा खासा इफेक्ट है, स्ट्रेच है, तो ये पेट की मांसपेशियों के लिए भी ठीक ठाक है। इधर पद्मासन लगाया हुआ है जिसकी वजह से पैरों की मांसपेशियां और लोअर जो ऑर्गन है वो पूरी तरीके से प्रैश हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये सारे के सारे भी एक अच्छा खासा मतलब कुल मिला के इन पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और स्पाइन यहाँ देखिए, एक अपर स्पाइन जिसे पीठ कहते हैं, बैक यहाँ से, तो पीठ पे भी थोरेसिक कैविटी के नीचे से जो थोरेसिक वर्टिब्रास पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है, तो यहाँ के पीठ दर्द जिन्हें रहते हैं या कहीं काइफोसिस आदि की जो समस्या, यहाँ पे क्या होता है, मोटे से ये निकल आते हैं, किसी के इस टाइप की समस्या से छुटकारा पाने में भी ये बड़ा अच्छा हितकर सिद्ध होगा। लिमिटेशंस में देखें तो वही बीपी की समस्या में अवॉइड करें, नहीं करना। यहाँ पे देखिए एंकल की समस्या है, पद्मासन नहीं लगा पाते, पैरों में नी की दिक्कत है तो भी अवॉइड करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की सर्जरी आदि में भी इसे अवॉइड किया जाएगा। शवासन, जैसा कि पिछली मकरासन देखा था, शवासन, शवासन शांतिकरम चित्त विश्रांति कारकम, ये चित्त की विश्राम देने वाला है और थकान को दूर करने वाला है शवासन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लोग कहते हैं इसे बड़ा इजी है सबसे ज्यादा, जबकि ऑप्शन पूछा जाता था हमारी क्लास में, पूछते थे हाँ जी कौन सा आसन तुम्हारा फेवरेट आसन है जी, बोलते हैं जी शवासन है, शवासन करवा दो सर, गुरु जी शवासन करवा दो, ज्यादातर लोगों का फेवरेट होता है। लेकिन रियल बताया जाए तो काफी कठिन है करना। सोचते ही लोग कि हम बस ऐसे ही लेटे और बहुत सारे खर्राटे लेने लग जाते थे। बहुत सारे साथ के हमारे लोग क्या करते थे, उन्हें थोड़ा 5-7 मिनट का करा दिया ना तो उतनी देर में अपनी नींद पूरी करते थे, सोना शुरू कर देते थे। तो इस टाइप से शवासन नहीं होता। शवासन का मतलब है कि बॉडी बेशक आपकी सबकी तरह है, जिस प्रकार जो डेड बॉडी होती है उसमें किसी भी प्रकार का किसी भी ऑर्गन में कोई भी खिंचाव, तनाव, कुछ भी पीड़ा नहीं होती, वही स्थिति हमें अपनी मानसिक चेतना के द्वारा, अपनी श्वासों के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा सारे का सारा शरीर को इस प्रकार रिलैक्स करना होता है। हर ऑर्गन, हर छोटी से और बड़ी मसल्स तक पूरा दृष्टि को फिराना होता है और उसे रिलैक्स अवस्था में शरीर को ले जाना होता है शवासन में। शवासन का मतलब सोना ही नहीं होता। हम लोग सोना समझते हैं कि बस सो गए, हो गया जी शवासन। ठीक है, सेतुबंध आसन आप देख रहे हैं। सेतुबंध आसन में क्या है, वही कमर के बल लेटे एक प्रकार की चक्रासन वाली। बेनिफिट नहीं बताया आपने। शवासन के बेनिफिट बताए तो चित्त विश्रांति कारकम, शरीर की थकान को दूर करेगा और उसके साथ साथ चित्त को शांति प्रदान करेगा, मन को रिलैक्स होगा, पूरी आरामदायक आसन है, विश्रामात्मक आसन है। तो पूरी तरीके से सभी ऑर्गन्स को विश्राम प्रदान करेगा। भाई हर मशीनरी को, हर ऑर्गन को विश्राम की विशेष आवश्यकता होती है। लगातार किसी मशीन से, किसी ऑर्गन से काम करवाते रहेंगे तो भैया कब तक करेगा वो, उसे आराम चाहिए ना हर किसी को। भगवान ने रात बनाई या फिर हमारे जो दैनिक दिनचर्या में रात्रि का जो प्रावधान है वो किस लिए है, इसीलिए तो है कि आप रात्रि में आराम कर सके, सोएं, जिससे कि सभी के सभी ऑर्गनों को भी और भी अंगों को आराम मिल सके। तो शवासन मैंने बताया ना, डेड बॉडी में क्या होता है कि पूरे सभी शरीर के प्रत्येक अंग एकदम शिथिल अवस्था में पहुंच जाते हैं क्योंकि चेतना नहीं होती। अंतर सिर्फ यही है कि डेड बॉडी में चेतना नहीं होती। अभी आपकी चेतना है आपके अंदर, शवासन कर रहे हो आप, सब तो नहीं हुए हो ना। तो उस वक्त क्या है, उस वक्त अपनी चेतना के द्वारा, श्वासों के द्वारा और ध्यान के द्वारा
शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक अंग को रिलैक्स अवस्था में पहुंचाया जाता है, आरामदायक स्थिति में। ठीक है सर, शवासन में श्वास का गतिविधि कैसा रहेंगे? नॉर्मल क्या हुआ? श्वास का गतिविधि कैसे रहेंगे, मतलब श्वास नॉर्मल? का गतिविधि बिल्कुल सामान्य जो है आपकी, वही, उसमें ना फोर्स लगाना है ना कुछ वो करना है, नॉर्मल एकदम जो आपकी सामान्य श्वासें जैसी रहती उस तरीके से ही श्वास रखनी है। अग्रिम अभ्यास सेतुबंध आसन है। सेतुबंध आसन जैसा कि आप देख पा रहे हो, कमर के बल लेटने के बाद पैरों को इस प्रकार बेंड किया और एंकल पकड़े, फिर ये लोअर बॉडी या हिप रीजन को इतना उठाया कि आपकी नी की जो स्थिति है वो 90 डिग्री हो जाए और यहाँ से एक सेतु की तरह, एक जो किसी नदी के ऊपर सेतु जो बांध दिया जाता है उस टाइप की स्थिति आपकी हो जाए। ये और बाकी शरीर की स्थिति आप देख रहे हैं। तो ये स्थिति होने पर सेतुबंध आसन होता है। इसके बेनिफिट देखें तो वही सर्वांगासन के जो बेनिफिट थे, हलासन के, बालों के लिए, हेयर फॉल, हेयर वाइट होना, फेशियल ग्लो लाने के लिए ही, उसके साथ साथ थायराइड के लिए और श्वसन तंत्र के लिए, हार्ट के लिए, एब्डोमेन ऑर्गन्स, लोअर जेनिटल ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स हैं उनके लिए अच्छा खासा इफेक्ट डाल रहा है। थाई मसल्स और नी जॉइंट को हेल्दी बनाने के लिए, एंकल जॉइंट। उसके साथ साथ बैक साइड से देखें तो बैक जो कमर का जो, ये भी एक अच्छा खासा अभ्यास होगा। लिमिटेशंस या सावधानियों की बात करें तो हाई बीपी की समस्या में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिन्हें है वो लोग, और प्लस पेट की किसी भी प्रकार की सर्जरी, शोल्डर्स या एंकल नी की सर्जरी में प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करेंगे ये सब। ठीक है, वृक्षासन अभी ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों के लिए? लो सर। चलो अब बाकी ना कल देख लेंगे। यहाँ से आप अभी बहरहाल अपने डाउट्स रख लीजिए। अभी तक जो पढ़ा हमने सर उसमें किसको क्या समझ में नहीं आया वो आप चर्चा करिए। सर पूछ, आपने हाँ जी, पुष्पा। सर्वांगासन और मत्स्यासन में बीपी को अवॉइड बताया सर, तो ये लो बीपी में भी अवॉइड हो? हाँ जी, लो बीपी है तो एक बार और दोहराइए। सर सर्वांगासन और मत्स्यासन में आपने बीपी को मतलब अवॉइड करने के लिए बोला है, तो ये लो बीपी में भी अवॉइड करना है क्या? लो बीपी में नहीं, जिन्हें हाइपरटेंशन, हाई बीपी की मेनली बात आती है। लो बीपी में ऐसा कुछ नहीं। लो बीपी में यदि कुछ अवॉइड करना होता है तो शिथिल आसन या विश्राम वाले आसन उन्हें अवॉइड कराने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी लेजी हो गई है, सुस्त हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हो रहा। वो पड़े रहेंगे आराम से या बैठे रहेंगे, उन्हें कुछ करने को जी नहीं होगा। और उन्हीं को यदि ये कहो कि जी चलो तुम शवासन करो, तुम्हारा लो बीपी सही हो जाएगा या वो सही हो जाएगा, जी आप मकरासन करो, आराम वाले, बिल्कुल लेटने वाले, शिथिल करने वाले आसन कराएंगे, तो वो ठीक नहीं होंगे। उन्हें क्या है, उनके अपोजिट कराओ भैया, एक्टिविटी वाले। उन्हें जो जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेंगे बॉडी में हीट उत्पन्न होगी, जिससे कि सर्कुलेशन और थोड़ा बढ़ जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो लो बीपी वालों के लिए नहीं, ये हाई बीपी के वालों के लिए है। ठीक है, सर हाई बीपी के लिए कौन कौन से आसन कराने चाहिए? हाई बीपी के लिए देखिए, जो भी मेनली जो आराम देने वाले आसन है और कूलिंग अवस्था में ले जाने वाले आसन है, विश्राम वाली अवस्था में, या ठंडक प्रदान करने वाले, और या फिर ये कहें जिसमें जो इन्वर्टेड पोस्चर्स होते हैं उन्हें छोड़ना होता है, जिसमें ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ हो, ऐसे आसनों को नहीं कराना। ठीक है, बाकी जिसमें ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है खुशी से करा सकते हैं। हाँ यस जी, सर। सर तो इसमें सूर्य नमस्कार करा सकते हैं, नहीं करा सकते हाई बीपी वालों को?
सूर्य नमस्कार करा लो, करा सकते हैं, कोई नहीं। बाकी जैसे फॉरवर्ड बेंड करते वक्त पाद हस्तासन में थोड़ा, या फिर पीछे जाते वक्त हस्तोत्तान में किसी को चक्कर आ रहे हैं, वर्टिगो हो रहा है, या बीपी उस समय एक्टिवेट हो रखा है, सर मैं तो वो हाँ स्थिति हमें देखनी होती है कि हाँ जी सिंह जी। क्वेश्चन ये था कि मोस्टली आसनों में ना चीजें तो मना ही कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ही फॉलो करें तो ठीक कैसे होगा बंदा? क्योंकि अगर अपन थेरेपिकल योग देखते हैं, अगर क्रियाज की तरफ जाते हैं, मतलब जो मॉडर्न में अभी हुआ है, तो उसमें स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट मस्त बोलते हैं। जैसे अभी नी का प्रॉब्लम है, तो नी की प्रॉब्लम क्या होगा कि जो भी बेंडिंग आसन आ जाए उसको मना कर देते हैं। बट अगर इसको हम करेंगे ही नहीं तो ठीक कैसे होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली क्यूरियोसिटी है मेरी कि ये कैसे ठीक होगा। देखो चिंती मैम, होता क्या है, एक तो होती है एक बेंडिंग है, ये वाली बेंडिंग, एक बेंडिंग है जी ये वाली बेंडिंग। तो आप बताइए इस वाले पे कम इफेक्ट है ये वाली बेंडिंग पे कि ये वाली बेंडिंग पे ज्यादा इफेक्ट है? तो एक होता है कि बेंडिंग करनी है, कितनी करनी है। एक्चुअली ऑलरेडी जैसे लिगामेंट्स हैं, किसी के नी के लिगामेंट किसी के वीक हो गए या रैप्चर हो रहे हैं या ब्रेक हो गए हैं लिगामेंट्स, अब उस पे एक साथ कोई प्रेशर वाले बैंड करवाने वाले और इफेक्ट डाला जाएगा तो ऑलरेडी वो वीक हो रहे हैं, और वीक पे एक साथ प्रेशर दे दिया जाए तो वो नकारात्मक इफेक्ट ही डालेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे बैंड ही नहीं करवाना, फिर उन्हें क्या कराएंगे, जैसे हल्के हल्के वाला हल्का हल्का देंगे, तो स्वाभाविक है जब हल्का हल्का मूवमेंट कराया जाएगा धीमे धीमे से टॉलरेबल होते हुए, तो फिर वहां का सर्कुलेशन बढ़ेगा और न्यूट्रिशन बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो उन्हें अच्छा खासा प्रभाव डालेगा और फिर वो हितकर होगा। ज्यादा एक जो गहरी बैंडिंग कहें या फिर जो तीव्र बैंडिंग है वो नहीं करनी, हल्की बैंडिंग करनी होती है भैया, करोगे तभी मूव करोगे तभी तो चलेगा। सूजन हो तो नहीं करवानी, यदि इन्फ्लामेशन है तो अवॉइड करनी है बैंडिंग कराना, नहीं तो आप बैंड हल्का हल्का करा सकती हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जितने भी योगा ट्रेनर हैं या ऐसे टीचर्स हैं वो सीधे सीधे मना कर देते हैं कि करना ही नहीं है। तो अगर आप करोगे ही नहीं तो क्योर कैसे होगा? दैट्स व्हाई मैंने ये पूछा। थैंक यू सो मच सर। नहीं करवाना है लेकिन स्थिति को जान के, ऐसी कोई बात नहीं। स्थिति क्या है, अभी हमारे विजय योगी जी आए हैं, इनका स्वागत है बहुत वन जल्दी। साइड माय अच्छा, साइड कि हाँ जी, जो चीज़ें बोल रही हैं कि जो नी प्रॉब्लम होती है जिनको, उनको एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं, बट स्पेसिफिक नी की एक्सरसाइज होती हैं। और जैसे कि टॉवल्स को रोल करके नी के नीचे हाँ रख नी के के नीचे रख करके, या फिर नी को जब बैंड करते हैं कि टॉवल, बहुत सारे ऐसे हेल्पिंग टूल बोले जाते हैं ऐसे कि जो कि आपको हेल्प, उनकी हेल्प से वो अभ्यास कराए जाते हैं जिससे कि एक साथ प्रेशर ना पड़े या एक साथ इफेक्ट ना आए। वो वाली बात मैंने बताई ना, करवाना है लेकिन देख करके मॉडिफाई करके। हाँ जी राधिका जी। सर इक्विपमेंट यूज करवाते हैं जैसे कि प्रैक्टिस में योग में। प्रॉप्स कहते बिल्कुल हैं बिल्कुल, शालिनी जी ने जो बताया ना उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे रहते हैं उनको कि प्रॉप्स आप फ्लो होता है, टॉबल रोल किया हुआ होता है, बेल्ट होती हैं, तो वो सारी चीजें यूज कराई जाती हैं। जिसमें उन्हें आपने प्रॉप्स एंगर योगा कहते देखा होगा, एंगर योगा में इस टाइप की बहुत हैं सारी ये भी हेल्पिंग रहता है, टूल्स। बेल्ट रहता है, ट्रिक्स रहते हैं। हाँ सर जी, और कुछ? हाँ जी, सर जब हम वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ रहे थे तो सर बताते थे कि जो भी हमारे शरीर पे रोग हो गया है तो उसा अब जो है सर में दर्द हो रहा है, बीपी हो रहा है, तो उसी नासिका अगर को जो है आप बंद कर दे वो जो तुरंत लाभ होगा। ये सर ये क्या इफेक्ट पड़ता है वहां पर? क्या करते हैं विकास जी, मुझे पूरा समझ नहीं आया, क्या सर जब बोले हम आप? पढ़ रहे थे तो सर बताते थे गुरुकुल कांगड़ी में, जब हम पढ़ रहे थे हरिद्वार, तो हमें बताते थे कि सर में दर्द हो रहा है या जो बीपी बढ़ रहा है तो हमें जो है अपना नोस्टल चेक करना है कि कौन सा नोस्टल चल रहा है और उसी नोस्टल को बंद करना है, उसके विपरीत बंद कर दो कि जब भी तुरंत लाभ होता है। तो ऐसे कैसे होता है सर? देखिए ये भी जो है ना होता है विकास जी, ऐसा भी जी। होता है। इसे स्वर चिकित्सा कहते हैं, स्वर विज्ञान कहते हैं।
ये भी मास्टर में हमारे साथ लगा हुआ था। ये वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है। ये स्वाभाविक है, किसी भी प्रकार की समस्या है हो रही है यदि किसी को, आप उसका स्वर चेंज कर दीजिए, आप उसकी नॉस्टल चेंज कर दीजिए, वो धीमे धीमे कूल होने लग जाएगा, समस्या कम होने लग जाएगी। ये स्वर वो चीज विज्ञान है और ये ये हमारी नाड़ियों की नाड़ी विज्ञान है, उसके आधार पे ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही सिखाया गया था आपको। जी सर। सर तो इसको कैसे करना चाहिए? अब श्वेता मैम कैसे करना चाहिए, तब तो फिर मुझे अब स्वर चिकित्सा की क्लास लेनी पड़ेगी आपको। ये जो नाड़ी विज्ञान वाली वो सब ना सिखाया जाता है कैसे करना चाहिए। कुल मिलाकर के इतना सीख लीजिए, जैसे अभी आपको हेडेक हो रहा है या पेन हो रहा है सिर में, या ठीक है, या किसी विशेष ऑर्गन में कोई पीड़ा हो रही है, तो आप उसका स्वर चेक करिए, कौन सा स्वर एक्टिवेट हो रखा है। आप स्वर कैसे चेक करेंगे? ऐसे नाक के पास अपनी फिंगर को रख करके, या नॉर्मली ऐसे भी पता लग जाता है कि मेरे इस नाक से श्वास अभी जा रही है, आ रही है, यानी ये नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो रखी है, ठीक है। और नहीं पता लग रहा तो आप इस तरीके से एक्सेल करके देखोगे तो पता लगेगा इस वाले नॉस्टल से मेरा प्रेशर आ रहा है, या इस नॉस्टल से एयर बाहर आ रही है, इससे नहीं आ रही, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे हम, हमारा राइट नॉस्टल एक्टिव है अभी। या जब उसको प्रॉब्लम हो रही है उस समय उसका राइट नॉस्टल एक्टिव है, तो स्वाभाविक है उसका अपोजिट चालू करना है आपको। अब लेफ्ट चालू कर दोगे, उसे पीड़ा कम होना शुरू हो जाएगी। अब कैसे चालू करेंगे जी लेफ्ट? तो जिस तरफ का चालू करना होता है ना, उस तरफ की करवट लेटा करके, यानी मुझे यदि राइट साइड का चालू करना है सपोज दैट, तो मैं लेफ्ट साइड करवट लेके लेट जाऊंगा, राइट को ऊपर करके कुछ देर लेटूंगा ना करवट लेकर के, तो देखेंगे कि कुछ 1-2 मिनट बाद या 1 मिनट बाद खटाक से राइट नॉस्टल चलना स्टार्ट हो गया है। यदि मुझे लेफ्ट चालू करना है तो लेफ्ट वाले को ऊपर रख करके, ऊपर की साइड मैं ऐसे राइट करवट लेके लेट जाऊंगा, ठीक है। ये चीज होती है उसमें श्वेता मैम। सर मैंने एक वीडियो देखा हुआ था डॉक्टर वीर आर्या सर का, तो उन्होंने भी सेम प्रोसीजर बताया हुआ था जो आपने बताया, इसलिए मैं थोड़ा और जानना चाह रही थी इसी को। चलिए आप अभी तो क्लियर हो गया फिर तो आपका ये। हाँ जी सर में विकास जी आप कुछ करेंगे। ऋषि मुनि होते थे वे जो वे रखते थे खड़ाऊ, वे भी तो नोस्टल चेंज करते थे ना, वे कंधे के अरे आकृति इसका की रखते थे। बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है स्वर चिकित्सा का। वो तो इससे शुभ संकेत अशुभ संकेत, क्या काम में सक्सेस होना है किस काम में नहीं सक्सेस होना, आपका वो ग्रंथ है ना वो वशिष्ठ संहिता, और एक तो वशिष्ठ संहिता है, तो वशिष्ठ संहिता नहीं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें स्वर विज्ञान के बारे में बड़ा अच्छा बताया गया है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस समय आपके सामने जो बैठा है, उस समय आपकी यदि राइट नॉस्टल चल रही है और वो इंटरव्यूअर सामने है जो एग्जामिनर आपके, तो आप उसे सर्टिफाई कर देंगे, आपके आंसर से वो सर्टिफाई होगा जरूर। यदि वो लेफ्ट साइड बैठा है और आपकी राइट नॉस्टल चल रही है, तो आप उसे सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि, और जो इसे जानते हैं वो बड़ा इसका ध्यान दे करके उसका प्रयोग करते हुए तब वो आगे कार्य करते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, और किसी की कोई विशेष जिज्ञासा हो तो चर्चा कर लीजिए। आज की ये जितना जो कुछ भी पढ़ा इससे लेकर के, या फिर पीछे जो भी पढ़ा उसको लेकर के किसी को कोई भी डाउट्स हो, वो अपने डाउट्स सर जी हाँ जी पूछिए। हाँ जी अर्चना जी। मत्स्यासन में हम जब पद्मासन में बैठकर ही पीछे लेटना है या लेटकर पद्मासन डालना है? एक्चुअली देखो, वो जो कह रहे हो आप, वैसे तो ज्यादातर तो लगा के लेट जाना होता है, अभी तक तो ये देखा है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि नहीं, पद्मासन पहले लगा के नहीं लेट पाते और वो बाद में लगा लेते हैं, तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो बाद में भी लगा सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यही नहीं है, नहीं जी कि लगा के ही लेटना है, लेकिन कुछ लोगों पे नहीं हो पाता। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहले पद्मासन लगाते हैं, फिर पद्मासन लगाया, दोनों हाथों को ऐसे पहले पीछे रखा और फिर एल्बो पे आए, पहले एक एल्बो और फिर दूसरी एल्बो रख करके
फिर जो है हाथों की सपोर्ट से। लेकिन जाते वक्त विशेष ध्यान रहे कि जब पीछे जा रहे हैं उस समय आप हाथों पे अच्छा खासा वेट लेकर के ध्यान से जाएं। पता लगे एकदम गिर गए ना यदि आप पीछे, तो आपके सिर में, गर्दन में या कमर में, इन तीनों ऑर्गन में जिसमें भी चोट लगेगी वो बड़ी भयंकर साबित होगी, वो बड़ी दिक्कत पीड़ा वाली होगी। तो इसलिए उसका भी विशेष ध्यान देना है। देखिए हमारी योग विद्या में या योग आसनों में अपनी सुरक्षा और अपनी शारीरिक क्षमता का हर क्षण आकलन करके ही जो भी करना है या जो भी आसन, जो एक्टिविटी करनी है, अपनी शारीरिक क्षमता के आधार पर और अपनी सुरक्षा को पूरा ध्यान रखते हुए ही करनी है। बाकी नहीं करनी, अवॉइड करो। कोई ऐसी वो नहीं है, नहीं जी करना ही है, चाहे कुछ भी हो, गिरो चाहे मरो, कुछ भी हो, चोट लगे चाहे कुछ, जी करना है, जी करना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी प्रियंका जी। सर इसमें ब्रीदिंग जो भी आसन हमने अभी पढ़े हैं, तो उसमें सर ब्रीदिंग टेक्निक्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, कैसे जाना है, वापस आना है, और जब जिस आसन पे आप हैं तो उस टाइम आपको कैसे ब्रीदिंग रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रीदिंग का देखिए मेनली जो ओवरऑल जनरल जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि किसी भी पोस्चर में जाते वक्त इनहेल करना होता है, वापस आते वक्त एक्सहेल करना होता है, और होल्डिंग के वक्त क्या करना होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग, आपकी सामान्य श्वासें हो जानी चाहिए। मोस्टली ये रहता है, लेकिन किसी में थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज होता है कि नहीं जी जब आगे जा रहे हैं तब इनहेल कर रहे हैं, किसी में कह रहे हैं जो पीछे जा रहे हैं या आसन की पोस्चर की स्थिति में जा रहे हैं तब एक्सहेल कर रहे हैं। कहीं कहीं हो सकता है चेंज, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर क्या देखा जाता है कि किसी भी पोस्चर में जाते वक्त इनहेल होगा, वापस आते वक्त एक्सहेल होगा, और जब आप पोस्चर को होल्ड किए हुए हो तो क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। ठीक है प्रियंका सर जी। हमें जैसे सिखाया गया है कि बैक बेंडिंग स्पेशली जब हम करते हैं तब हमें इनहेल करना चाहिए, और फॉरवर्ड बेंडिंग जब करते हैं तो एक्सहेल होना चाहिए, एक्सहेल इतना करना वही चाहिए, मतलब है। यस। एक्सहेल करना चाहिए। और बीपी के जो पेशेंट्स हैं उन्हें होल्ड नहीं कराना चाहिए। वो ठीक है, बिल्कुल सही बताया है, ऐसी वो नहीं है। एक्चुअली इसका विज्ञान यही है। देखो हमारे जो लंग्स हैं, मैं आपको साइंस बताता हूँ इसकी, जो लंग्स जब स्ट्रेच होंगे, जिन जिन पोस्चर्स में लंग्स स्ट्रेच होंगे और जब स्ट्रेच होंगे तो उनकी ब्रीदिंग धारण करने की कैपेसिटी होगी ज्यादा, और जब स्क्वीज होंगे, वो सिकुड़ेंगे, जिस वक्त जिन जिन पोस्चर्स में सिकुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि सिकुड़ी हुई स्थिति में हम हवा भरेंगे नहीं, बल्कि वो खुद ही सिकुड़ रहे हैं कि उनके अंदर जो एयर भरी हुई है वो एयर निकले, तो यानी उस समय एक्सहेल किया जाए। तो जब फॉरवर्ड आते हैं हम तो मोस्टली क्या होता है कि ये ऑर्गन हमारे सिकुड़ने की स्थिति में जाते हैं, और जो जो अभ्यास बैकवर्ड में किए जाते हैं तो स्वाभाविक है थोरेसिक कैविटी, आपके एब्डोमेन कैविटी सारी खिंचती है नहीं, तो उस वक्त थैंक यू सर। चलिए, और किसी की कोई विशेष जिज्ञासा हो तो ठीक है, नहीं तो सर एक चीज पूछनी है, हाँ जी अरुणा मैम। कोई भी आसन का बेनिफिट यदि हमें लेना है, पर्टिकुलर किसी चीज के लिए हम कर रहे हैं, तो उसको कितनी बार और कितनी होल्डिंग के साथ करना चाहिए? हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली देखो, यदि देखा जाए तो जो सावधानियां होती हैं, खाली पेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए, और वातावरण ऐसा होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन करती हैं, सारा ध्यान रखना चाहिए कि किसे करना है। ठीक है, बाकी अब होल्डिंग वाली जो विशेष बात आ रही है, वो विशेष बात ये है कि शुरुआत में कम समय होल्ड किया जाता है कोई भी आसन, और व्यक्ति की क्षमता भी नहीं होती है उतना कि वो उतना समय होल्ड कर पाए। तो धीमे धीमे हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, क्योंकि हम जितना समय अधिक होल्ड कर पाएंगे, स्वाभाविक है कि वो ऑर्गन उतना ही और ज्यादा प्रभावित होगा, और जो प्रभावित होगा तो वहाँ फिर बाद में उसे छोड़ने के बाद, जब पोस्चर से वापस आने के बाद, उतना ही वहाँ तेजी से, एक देखो, एक होता है ट्विस्ट किया और एक टाइटली ट्विस्ट किया। तो जो हल्का ट्विस्ट किया, जब कोई कपड़े को हम धोने के बाद निचोड़ते हैं तो हल्का जब निचोड़ा जाता है उससे क्या होता है, कम पानी निकलेगा। जैसे ही खूब ज्यादा निचोड़ेंगे उसे, ढंग से और निचोड़ा, तो क्या होगा, उसके अंदर जो जितना पानी भरा हुआ है
वो और ज्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, अशुद्ध पानी, ठीक है। अब जैसे ही वो कपड़ा लूज छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, आप ना एक कपड़े को इस प्रकार पकड़ें और पानी के अंदर हाथ डालें और उस कपड़े को पानी के ही अंदर निचोड़ें, ठीक है, और फिर पानी के ही अंदर उसे लूज छोड़ें। तो जब निचोड़ा जाएगा तो जो कपड़े के अंदर भरा हुआ पानी है वो फटाक से बाहर निकलेगा, कपड़े के अंदर वाला, और जैसे ही ढीला छोड़ा जाएगा फटाक से जो वहां और पानी इकट्ठा हो रखा है वो कपड़े में प्रवेश कर जाएगा। तो यही बॉडी पार्ट्स का फंडा है, टेक्निक है कि वो भी जैसे ही जो ऑर्गन जितनी देर दबेगा वहां जो अशुद्धियां या इम्प्योर ब्लड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो टॉक्सिन्स रुकने के कारण होती है। नेचुरोपैथी कहती है कि जो विषाक्त तत्व होते हैं, जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होंगे, बीमारी उत्पन्न होगी। तो वो टॉक्सिन्स निकालने के लिए क्या होगा कि आप उन्हें दबाएं, मिनिमम 30 सेकंड्स तो रखें, नहीं तो उससे ज्यादा ही टाइम बढ़ाना चाहिए। 5-10 सेकंड या जिस पोस्चर में गए तुरंत वापस आ गए, उससे उसका फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है 30 सर। सेकंड से आप ज्यादा फिर बढ़ाते जाएं उसकी क्षमता को, आप 1 मिनट 2 मिनट इस प्रकार होल्डिंग टाइम बढ़ाएं। हाँ जी, और किसी की कोई जिज्ञासा? सर एक चीज और, अभी आपने जो बताया था ना स्वर चलाने वाला, तो जैसे लेफ्ट स्वर चलाना है तो राइट साइड सोना है, करवट लेना है। देखिए जॉन, जो जिसको चलाना चाह रहे हो आपको लेफ्ट चलाना है तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब ऊपर की तरफ कब होगा लेफ्ट, जब राइट नीचे की तरफ होगा, यानी राइट साइड करवट होगा तो लेफ्ट ऊपर होगा, तो लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड करवट होगा तो राइट ऊपर की तरफ होगा तो राइट एक्टिवेट होगा, ठीक है। ठीक है सर, तो इसलिए सोते समय हमें चंद्र स्वर चलाना है तो हमें राइट साइड करवट लेके सोना चाहिए। हाँ जी, यदि चंद्र स्वर चलाना है तो तभी नींद ठीक से आएगी ना सर। ऐसी कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्थिति अलग होती है, किसी को चंद्र स्वर में नींद अच्छी आती है, किसी को सूर्य स्वर में नींद अच्छी आती है। तो सर सब किसी भी ओके जैसे थैंक हम आसन में जाते हैं ना सर, तो उसका उठने का भी कुछ टेक्निक होता है ना कि इस साइड करवट लेकर उठना चाहिए, लेफ्ट साइड करवट लेकर। बहुत सारा है स्वर विज्ञान, आप लोग मुझसे मत पढ़िए, किस टाइप का किस तरफ का एक्टिवेट हो रहा है उस साइड करवट लेके उठे। इवन पलंग से जब पैर नीचे रखना है, कौन सा स्वर एक्टिवेट है वो वाला पैर नीचे लेके आए, दिन अच्छा होगा। बहुत स्वर विज्ञान बहुत सारी चीजें कहती है, वो जब आप पढ़ोगे ना या जब ये चीज आएगी उस समय के ये क्वेश्चंस हैं। और मैं मानता हूँ जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन इसको मुझे जितना पता है भैया, मैं इसका अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो जो पता है वही चीज है। चलिए ठीक है, और किसी की कोई विशेष जिज्ञासा थैंक तो यू सो मुझे मच लगता सर। है आज की कक्षा को लेके नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रियंका जी पांडे मैम आप कराइए, प्रिया वो शांति पाठ कराइए, एक बार ओंकार और सर्वे भवंतु, ठीक ओके है। सर। सभी अपनी कमर गर्दन सीधा कर ले, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में रखें और मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। ओम। ओम। मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। जीवन से अंधकार को मिटाने वाले सद्गुरु को नमन करें, जन्मदाता माता पिता को नमन करें, अपने मनुष्य जीवन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद करते हुए सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और उसकी उष्णता को अपने मस्तिष्क पर, अपने संपूर्ण चेहरे और शरीर पर लगाएं और मेरे साथ 3 बार कहें हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।
धन्यवाद सर, थैंक यू, हरिओम। धन्यवाद सभी का। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त रहिए। थैंक यू सर, हरिओम। थैंक यू, हरिओम। हरिओम।